मानवरहित हवाई वाहन कई दशकों से युद्ध और निगरानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कमजोर सैन्य बल भी इनका उपयोग करते हैं। जबकि विकसित देश अब एयरक्राफ्ट कैरियर का परीक्षण कर रहे हैं, जो सिर्फ इस युद्ध तकनीक के लिए हैं। बात यह है कि भले ही ड्रोन एक बुरा सपना हकीकत बन गए हैं, लेकिन ड्रोन कैरियर अभी भी परीक्षण के चरण में हैं। किशोरों की तरह इन्हें नहीं पता कि वे कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है या भविष्य में क्या होगा। हालांकि ड्रोन कैरियर के बारे में एक बात जो हम सब जानते हैं वह यह है कि उनकी संख्या बढ़ रही है और वे नौसैनिक युद्ध को हमेशा के लिए बदलने के कगार पर हैं। ड्रोन कैरियर कुछ हद तक पहले से मौजूद है। कैरियर डेक से ड्रोन लॉन्च करना कोई नया विचार नहीं है। जुलाई 2013 में नॉर्थरोप ग्रुमन द्वारा विकसित X-47B मानव रहित कॉम्बैट एयर सिस्टम ने परीक्षणों के दौरान USS जॉर्ज H.W. बुश पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस तरह इतिहास में पहली बार पूरी तरह से स्वायत्त कैरियर लैंडिंग पूरी हुई थी। शील्ड AI द्वारा विकसित V-BAT को विशेष रूप से समुद्र में मानव रहित कार्गो डिलीवरी पूरी करने के लिए बनाया गया था। यह सैकड़ों बार कैरियर पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी लुकास नामक एक वन वे अटैक ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसे जहाजों से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी ड्रोन पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर या लुकास के मामले में एक लिटोरल कॉम्बैट शिप का उपयोग लॉन्चिंग पैड के रूप में करते हैं। इन जहाजों का उपयोग सिर्फ परीक्षण चरणों और विशेष मामलों में किया गया, जब ऑनबोर्ड ड्रोन लॉन्च से जहाज पर बोझ नहीं था। चूंकि अब कुछ देश पूरी तरह से ड्रोन प्रधान युद्ध सिद्धांत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें ड्रोन के लिए समर्पित कैरियर शामिल होंगे। ये साफ है कि पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर का उपयोग इस मामले में मुश्किल और उनकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं होगा। ज्यादातर ड्रोन पारंपरिक कैरियर योग्य विमानों से छोटे होते हैं, इसलिए कैरियर को मदरशिप बनाना संसाधन बर्बाद करना होगा। ये तो छोड़ ही दें कि कुछ ड्रोन अपने वीटॉल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं की कमी के कारण जहाज के डेक के आकार के बावजूद कैरियर पर लैंड करने में असमर्थ होते हैं। ड्रोन कैरियर डिजाइनरों और इंजीनियरों के लिए कैरियर डेक पर लैंडिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। रोलिंग नेवल डेक, जो सामान्य रनवे का केवल 20% होता है, उस पर कैरियर योग्य विमान को सुरक्षित लैंड कराना एविएशन की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं में है। हालांकि ड्रोन के साथ ऐसा करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ड्रोन को यह सब कुछ स्वायत्त रूप से करना होता है, बिना ऑपरेटर की आखिरी क्षण की किसी भी मदद के। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया की सैन्य महाशक्तियों के लिए वास्तव में शक्तिशाली ड्रोन कैरियर विकसित करने के लिए इंजीनियर एक साथ ऐसे कैरियर विकसित कर रहे हैं जो ड्रोन के अनुकूल हों, और ऐसे ड्रोन तैयार कर रहे हैं जो समुद्री टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशनों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों, और वे इसे इसी तरह करते हैं। तुर्की का TCG अनादोलू। तुर्की दुनिया के प्रमुख सैन्य ड्रोन डेवलपर्स में से एक है। वास्तव में देश दुनिया के ड्रोन बाजार का 65% हिस्सा मजबूती से अपने कब्जे में रखता है। हाल ही में देश का पहला नौसैनिक कैरियर TCG अनादोलू सेवा में शामिल हुआ है। अनादोलू के विकास के दौरान ये पता नहीं था कि ये ड्रोन और कैरियर के सहजीवन का कारण बनेगा, और यह पूरी तरह अनजाने में हुआ। अनादोलू को पहले F-35 लाइटनिंग II की वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि राजनीति के चलते रिकॉर्डिंग के समय संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्की को F-35 खरीदने से रोक रहा है। अनादोलू से लॉन्च किए जा सकने वाले विमान की तलाश में तुर्की को मजबूरी में नया रास्ता अपनाना पड़ा, और उन्होंने अपने 2 ड्रोन के विकास को कैरियर योग्य बनाने की दिशा में मोड़ दिया। ये फैसला 2020 में हुआ, और तब तक अनादोलू लॉन्च हो चुका था, और इसका मतलब था कि इंजीनियरों को एक बिल्कुल नए जहाज में नई तकनीक लगानी पड़ी, जिससे वो एक तैरता हुआ चलता फिरता ड्रोन प्लेटफॉर्म बन सके। ये बेहतरीन तात्कालिक समाधान का शानदार उदाहरण था। नए बदलावों में ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और लंबी दूरी के सैटेलाइट टर्मिनल थे, जो F-35 के लिए जरूरी नहीं थे। लॉन्चिंग और लैंडिंग सिस्टम को, चूंकि यह जहाज F-35 की V शैली क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए लॉन्चिंग और लैंडिंग सिस्टम का पूरा कायाकल्प भी जरूरी था। और 2 ड्रोन जिन्हें अनादोलू के साथ इस्तेमाल किया जाना था, बायरैक्टर का TB3 और किजिलेल्मा, ना तो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकते थे और ना ही छोटी रनवे पर। इसलिए ड्रोन लॉन्च करते समय सहायता के लिए एक रोलर सिस्टम लगाया गया, और लैंडिंग ड्रोन को धीमा करने के लिए एक अरेस्टिंग गियर सिस्टम लगाया गया। बायरैक्टर ड्रोन बनाने वाली कंपनी बाइकर के CEO हालोक बायरक्ता के अनुसार ड्रोन के साथ सबसे बड़ी समस्या लैंडिंग है।
टेक ऑफ नहीं। F-35 की तुलना में ड्रोन लैंडिंग पर ज्यादा जी शॉक झेलते हैं। और अनादोलू को ड्रोन क्षमता वाले कैरियर में बदलने के लिए न केवल जहाज पर काम करना पड़ा, बल्कि नए ड्रोन भी विकसित करने पड़े, जो खास तौर पर इस जहाज के लिए बनाए गए थे। उन 2 ड्रोन में से एक बायराक्टर TB3 है। नवंबर 2024 में ये अनादोलू से उड़कर वहीं लैंड हुआ और दुनिया में अपने आकार का पहला फिक्स्ड विंग ड्रोन बना। जहाज पर अरेस्टिंग गियर होते हुए भी नौसैनिक बिना उसका उपयोग किए टेक ऑफ और लैंडिंग करना। TB3 के विकास से, जिसे कैरियर डेक से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था, यह सबक मिला कि फोल्डिंग विंग्स कितने महत्वपूर्ण हैं। TB2, जो हर मायने में एक छोटा ड्रोन है, उसे अनादोलू पर स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके फिक्स्ड विंग्स की वजह से वो बहुत ज्यादा जगह घेरता है। TB3 का बड़ा आकार होते हुए भी उसकी फोल्डिंग क्षमता से वह अच्छे से फिट हो जाता है। उस परीक्षण के इतने सफल होने के बाद तुर्की इंजीनियरों ने एक और कैरियर आधारित ड्रोन बायरैक्टर किजिल एल्मा के विकास को जारी रखने में खुशी महसूस की। यह ड्रोन न केवल कैरियर विशिष्ट है, बल्कि यह एक अनादोलू विशिष्ट डिजाइन है, जो जहाज से पूरी तरह स्वायत्त उड़ान भरने और लौटने में सक्षम है। ऑपरेटर को बस पॉइंट और क्लिक करना होता है, इसे माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। रेड एप्पल, जो किजिल एल्मा का अर्थ है, दुनिया के पहले कॉम्बैट ड्रोन में से एक है जिसमें विजुअल रेंज से बाहर की क्षमताएं हैं, और यह दुनिया का पहला कॉम्बैट ड्रोन भी है जो बिना ऑपरेटर की मदद के केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर रहते हुए फॉर्मेशन में उड़ सकता है। अभी अनादोलू ने इन ड्रोन को बोर्ड पर नहीं रखा है। TB3 के प्रोटोटाइप परीक्षण पूरे हुए हैं, अब इसका उत्पादन शुरू होगा, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। अनादोलू के लिए पर्याप्त ड्रोन नहीं है और किजिल एल्मा का परीक्षण भी पूरा नहीं हुआ। अगर अमेरिका तुर्की को F-35 बेचने की इजाजत देता है तो क्या होगा? क्या देश फिर अपना फैसला बदलकर अनादोलू को पारंपरिक कैरियर बनाएगा, जिससे इंजीनियरों को मानसिक झटका लगेगा? कोई नहीं जानता। यह तुर्की के ड्रोन कैरियर विकास की अच्छी शुरुआत है, पर अनादोलू अभी पूरी तरह उस उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं है। इस मामले में हम देख सकते हैं कि किसी भी कैरियर का इस्तेमाल ड्रोन कैरियर के रूप में किया जा सकता है। अगर ड्रोन को किसी जहाज के अनुसार ढाला जाए और जहाज ड्रोन की सीमाओं को ध्यान में रखकर बदलाव करे। लेकिन जो हम अन्य जहाजों के साथ देख रहे हैं, वे ऐसे जहाज हैं जिन्हें कई अलग अलग प्रकार के ड्रोन तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है, और ऐसा ही एक जहाज है पुर्तगाल का डोमजाओ द्वितीय। ये बहुउद्देशीय ड्रोन वाहक 2026 के अंत तक पुर्तगाल नौसेना का मुख्य जहाज बनेगा। यह यूरोप का पहला समर्पित ड्रोन वाहक है जो हवाई, सतही व पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन लॉन्च करने के लिए बना है। अनादोलू से तुलना दिलचस्प है क्योंकि इससे हम समर्पित ड्रोन वाहक और ड्रोन के लिए इस्तेमाल हो रहे विमान वाहक में अंतर देख सकते हैं। अनादोलू की लंबाई जोवाओ से दुगनी से भी ज्यादा है। इसकी लंबाई 232 मीटर या 761 फीट है, जबकि जोवाओ का डेक 107 मीटर या 353 फीट लंबा है। पुर्तगाली जहाज का फ्लाइट डेक सिर्फ 94 मीटर है, लेकिन लंबा रनवे हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर जहाज पर मौजूद ड्रोन शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो जोवाओ के रनवे में ड्रोन लॉन्च करने के लिए एक कैटापल्ट भी शामिल होगा। अनादोलू के पास स्की रैंप है, जबकि जोवाओ एक मॉड्यूलर पोत है जो सिस्टम बदलकर मिशन बदल सकता है। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और बिना चालक वाले सिस्टम की मदरशिप दोनों की क्षमताएं जोड़ता है। ये 7000 टन का जहाज देश के सबसे बड़े ड्रोन को लॉन्च कर सकेगा। इसमें UA विजन अगासा OGS 42 शामिल है, जो एक टोही ड्रोन है जिसे जोवाओ VTOL और STOL दोनों कॉन्फ़िगरेशन में तैनात कर सकेगा। तुर्की के विपरीत पुर्तगाल अपने ड्रोन कैरियर के साथ किसी भी लड़ाकू सक्षम ड्रोन का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा है, कम से कम इस समय तो नहीं। लेकिन हम यहाँ एक अत्यधिक अनुकूलनशील प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। भविष्य में इस जहाज से लड़ाकू ड्रोन तैनात होना संभव है। इसके बजाय ये जहाज मानव रहित लड़ाकू पोतों के लिए अधिक उपयुक्त है। पुर्तगाल कई जहाजों के विकास पर काम कर रहा है, जैसे हाइड्रोग्राफिक रिसर्च वेसल, सशस्त्र हाई स्पीड स्वायत्त जहाज और स्वायत्त महासागरीय गश्ती जहाज। इन्हें ड्रोन कैरियर तैनात और रिकवर करेगा। पुर्तगाल ने सीकॉन सीरीज जैसे पानी के नीचे मानव रहित ड्रोन विकसित किए हैं, जो माइंस युद्ध, खोज बचाव और खुफिया निगरानी और टोही मिशनों में उपयोग होते हैं। इस पोत की संरचना से पता चलता है कि ये एक समर्पित ड्रोन कैरियर है, लेकिन कोई समर्पित युद्धपोत नहीं है। ये एक पुनः विन्यास योग्य प्लेटफॉर्म है
जिसे पुर्तगाल की नौसेना अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी कार्य में उपयोग कर सकती है। इसे टोही और युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सबसे अधिक नौसैनिक नियंत्रण और खुफिया जानकारी के लिए उपयोगी है, न कि सक्रिय युद्ध के लिए। वास्तव में यही इसका निर्माण करने का एकमात्र कारण था। पुर्तगाल का समुद्री क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिससे ये यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा तटीय राज्य है और इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्य भूभाग से 18 गुना बड़ा है। निगरानी के लिए क्षेत्र बहुत विशाल है। पिछले कुछ सालों में रूसी जहाज वहां सक्रिय रहे हैं। पुर्तगाली नौसेना ने 2022-2024 में तट के पास 143 जहाजों की निगरानी की। 2025 में हालात तब और बिगड़े जब 8 जहाज पुर्तगाल के जल में आ गए। इसमें कम से कम एक पनडुब्बी थी जो लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस थी, और कम से कम एक रूसी जासूसी जहाज था जो समुद्र के नीचे केबल नष्ट कर सकता है। इससे ये डर पैदा हुआ कि फिनलैंड एस्टोनिया जैसी केबल काटने की घटना महाद्वीप के दूसरे छोर पर भी हो सकती है। जोआओ का मुख्य काम पुर्तगाल के जल क्षेत्र में घुसपैठ पर नजर रखना है। ये जहाज हवाई, सतही और पानी के नीचे ड्रोन तैनात व नियंत्रित कर सकता है, पानी में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है और सतही ड्रोन से दुश्मन जहाजों पर फायर कर सकता है। हालांकि यह बात बताना जरूरी है कि वे ड्रोन, जैसे कि बिना चालक के ओशियनिक पेट्रोल जहाज, अभी भी विकसित किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि वे बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। चूंकि इन सभी ड्रोनों को किसी न किसी को नियंत्रित करना होता है, इसलिए इस कैरियर पर 48 सदस्यीय मुख्य दल के अलावा 42 ड्रोन विशेषज्ञों के लिए भी जगह है, जबकि आपात स्थिति में यह जहाज 300 लोगों तक को समायोजित कर सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में जोआओ की अनुमानित रेंज 10,000 समुद्री मील और समुद्र में टिकने की क्षमता 45 दिन होगी, जिससे यह घर से दूर लंबे अभियान मिशनों के लिए उपयुक्त है। हालांकि यहाँ गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैरियर का उपयोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए किया जा सकता है। दूर से संचालित या स्वायत्त वाहनों के अलावा इस जहाज को चिकित्सा सुविधाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, हाइपरबैरिक चैम्बर और भंडारण क्षेत्रों से लैस किया जा सकता है, जिससे ये वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर आपदा राहत और खोज एवं बचाव मिशनों तक के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है। SNR मिशन इसका विशेष कारण है। जहाज पर पायलट संचालित गैर स्वायत्त हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे। टोही ड्रोन उपयोगी हैं, लेकिन खोज और बचाव में ऑपरेशन सेंटर का ध्यान जरूरी है। निकासी के लिए हेलीकॉप्टर बेहद जरूरी है और जहाज का फ्लाइट डेक हल्के, मध्यम व भारी हेलीकॉप्टरों जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड AW101 मर्लिन के लिए तैयार होगा। इसी उद्देश्य से कुल मिलाकर पुर्तगाल इस साल के किसी समय यूरोप का पहला समर्पित ड्रोन कैरियर अपनी नौसेना में शामिल करेगा। यह उतना युद्धक सक्षम ना होकर भी जितनी कईयों ने उम्मीद की थी, इन दोनों तकनीकों के विकास में बड़ा कदम है और गैर युद्ध अभियानों में अमूल्य हो सकता है। ईरान का आइरिस शाहिद बहमन बागुएरी ड्रोन कैरियर के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने वाला देश है ईरान, अपने शाहिद बागेरी ड्रोन कैरियर के साथ। ये परिवर्तित कंटेनर जहाज पेरिरीन है, जिसमें ईरानी निर्माताओं ने एंगल्ड उड़ान डेक जोड़ा है। स्की रैंप और UAV कैरियर सिस्टम के साथ यह देश का पहला समर्पित ड्रोन कैरियर है। इसे फैंटम शिप भी कहते हैं, क्योंकि 2024 में ट्विटर पर लोग मान बैठे थे कि यह जहाज न्यू जर्सी पर ड्रोन हमला कर रहा है। इस अफवाह को अमेरिकी अंदाज में झूठी विश्वसनीयता मिली। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की न्यायिक समिति के सदस्य जेफ वैंड्रू ने कहा कि ईरान न्यू जर्सी तट के पास ड्रोन मदरशिप चला रहा था। रक्षा विभाग को दावे खारिज करने पड़े। उसी दिन कुछ तस्वीरें आईं, जिनमें दिखा कि जहाज ईरान के तट से दूर नहीं था और समुद्री परीक्षण कर रहा था। यही तो है अमेरिकी मीडिया। हालांकि ईरानी मीडिया भी बेहतर नहीं है और इस जहाज पर चर्चा करते समय इसे ध्यान रखना चाहिए। हर बात को बहुत संदेह के साथ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। इस जहाज और ईरानी तकनीक की जानकारियां ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या ईरानी मीडिया से मिल रही हैं, जो कई बातें बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। शहीद बघेरी को ड्रोन और हेलीकॉप्टर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, और अगर ड्रोन की विविधता की बात करें तो यह अब तक का सबसे विकसित ड्रोन कैरियर है जो हमने देखा है। ये बेल 206 Mi-171 हेलीकॉप्टर, बाबेल 3N, JAS 131, होमर विटोल और महाजा 6 या गजा ड्रोन ऑपरेट करता है। अबाबिल एक पुराना डिजाइन है, जबकि अबाबिल 3N वेरिएंट एक समुद्री पुनः डिजाइन है, जिसमें नया एयरफ्रेम है जो इसे ज्यादा समय तक उड़ने की क्षमता देता है। यह ड्रोन सस्ती मिश्रित सामग्री से बना है और निगरानी के लिए उपयोग होता है।
JAS 131 इसका उन्नत रूप है। ये एक अत्यधिक सक्षम स्टेल्थ ड्रोन है जो शायद कहर 313 नाम से अधिक लोकप्रिय है। मूल रूप से इसे एक मानव युक्त फाइटर के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक मानव रहित हवाई वाहन में बदल दिया गया। और अधिकांश प्रतिष्ठित एरोनॉटिकल इंजीनियरों के अनुसार यह बहुत संभव है कि यह एक बेकार ड्रोन हो, क्योंकि यह एक लड़ाकू विमान के रूप में काम करने के लिए बहुत छोटा है और वास्तव में कोई नहीं जानता कि इसका उद्देश्य क्या है। शहीद बघेरी में शायद होमा वीटोल ड्रोन दिखेगा। ये जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि वीटोल क्षमता किसी ड्रोन के लिए इस जहाज से उड़ान भरने और उतरने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जहाज का रनवे 180 मीटर या 590 फीट लंबा है। होमर एक और टोही ड्रोन है जो रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है और ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए भी सुसज्जित है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये अभी परीक्षण चरण में है। इनमें से कोई भी ड्रोन किसी सैन्य दुश्मन को डर से कांपने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन दो ड्रोन संभावित समस्याएं जरूर पेश करते हैं। लंबे रनवे की वजह से ईरान का ड्रोन कैरियर मुहाजिर 6 और सुपर हैवी गाजा ड्रोन लॉन्च कर सकता है। मुहाजिर 6 बहुउद्देशीय ड्रोन है जो 4 गाइडेड मिसाइल या बम ले जा सकता है। 500 किलोमीटर रेंज और 12 घंटे की क्षमता के साथ यह बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि ईरान तकनीकी रूप से अपने किसी जहाज से कॉम्बैट ड्रोन लॉन्च कर सकता है। चिंता की बात यह है कि गाजा ड्रोन को लॉन्च करने की संभावना है। गाजा, जिसे आधिकारिक तौर पर शाहिद 149 के नाम से जाना जाता है, एक मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन है जिसका उत्पादन 2022 में शुरू हुआ था। आधिकारिक रूप से केवल 3 बनाए गए, लेकिन ये इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि यही ईरान चाहता है कि लोग सोचें। ये अब तक का सबसे उन्नत लंबी दूरी का ड्रोन है जिसे ईरान ने कभी डिजाइन किया है, और इसकी भूमिका और दिखावट प्रतिष्ठित MQ-9 रीपर जैसी है। यह कथित तौर पर 1600 मील या 2500 किलोमीटर की लड़ाकू रेंज का दावा करता है और इसकी सर्विस सीलिंग 11 किलोमीटर या 35,000 फीट है। ये वह ऊपर 24 घंटे तक मंडरा सकता है और बेहद अच्छी तरह से हथियारों से लैस है, जिसमें बमों के लिए 13 हार्ड पॉइंट्स हैं। अपने लड़ाकू रोल के अलावा ये निगरानी के लिए भी बेहद अच्छी तरह से सुसज्जित है, कम से कम ईरान के मानकों के हिसाब से, जिसमें एक थर्मल कैमरा और स्टिल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्शन के लिए एक सिस्टम सहित कई अन्य फीचर्स हैं। एक बात जिसे ईरानी मीडिया ज्यादा जोर देकर नहीं बताती, जबकि बहुत से विशेषज्ञों ने इस पर ध्यान दिलाया है, वो ये है कि गाजा ड्रोन और मुहाजिर 6 के विंगस्पैन के कारण ईरान के नए ड्रोन कैरियर पर इन्हें ऑपरेट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। खासकर ड्रोन को वापस लाना चुनौतीपूर्ण है। ईरान ने अभी तक अरेस्टिंग गियर्स की कार्यक्षमता नहीं दिखाई है। इसके बावजूद ईरानी सूत्रों के अनुसार ये कैरियर 60 UAV, सभी हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ तैनात व नियंत्रित कर सकता है। सरकारी मीडिया में अरेस्टिंग वायर के इस्तेमाल को लैंडिंग में मदद के तौर पर दिखाया गया है, जो सभी ड्रोन के लिए, खासकर भारी ड्रोनों के लिए, एक समझदारी भरा समाधान होगा। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के अलावा शाहिद बाघेरी को पॉइंट डिफेंस के लिए एक 30 मिमी ऑटो कैनन, साथ ही एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस किया गया है। यह 30 तक छोटे बोट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट भी तैनात कर सकता है, जिसमें मिसाइलों से लैस छोटे जहाज भी शामिल हैं। ईरानी अधिकारियों ने 22,000 नॉटिकल मील रेंज, 1 साल समुद्र में रहने और ऑनबोर्ड अस्पताल की क्षमता बताई। और एक फुटबॉल पिच है, क्योंकि असली मायने ये रखता है कि ड्रोन कैरियर में फुटबॉल पिच हो, न कि वो ड्रोन ले जा सकता है या नहीं। संभव है कि शाहिद बघेरी सिर्फ कागजों पर एक ड्रोन कैरियर है। ये वही बात है जिसे हमने इस करियर पर समर्पित वीडियो में बताया है, जिसे आप देख सकते हैं अगर आप विस्तृत जानकारी में रुचि रखते हैं। शाहिद बघेरी ने अब तक ड्रोन तैनात करने और वापस लाने की क्षमता नहीं दिखाई है, लेकिन शायद वो छोटे ड्रोन जैसे आबाबिल 3M के साथ ये कर सके। लेकिन मुहाजिर 6 या गाजा ड्रोन को तैनात करने और वापस लाने के दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अपने बड़े आकार और लंबे पंखों के कारण भारी हैं। ईरान के विरोधियों के लिए जो खतरा पैदा कर सकता है वो है वन वे, यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का इस्तेमाल, जैसे शाहिद 136, जो एक बहुत ही शक्तिशाली कामिकाजे ड्रोन है। इसे निश्चित रूप से जहाज के डेक से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने दिखाया है कि वह इन ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, जिससे इनका झुंड लॉन्च होने की संभावना अब ज्यादा वास्तविक है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये विमान वाहक पोत कितने ऐसे ड्रोन रख सकता है और युद्ध में कितनों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकता है। ईरान के पास शाहिद बघेरी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एंटी एयर डिफेंस और एस्कॉर्ट जहाज नहीं है, जिससे इसकी युद्ध क्षमता सीमित हो जाती है। शाहिद बघेरी को लेकर सरकारी मीडिया जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है, इसके बावजूद
विरोधियों को ईरान के छुपे हथियार की संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ईरान अकेली सैन्य ताकत है जो अपनी लड़ाकू शक्ति मुख्य रूप से ड्रोन पर निर्भर करती है। यह भी बहुत संभव है कि देश के पास ऐसा कोई ड्रोन हो या कम से कम उसके विकास की प्रक्रिया में हो जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, क्योंकि सच कहें तो हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। यानी एक ऐसा ड्रोन जो वापस आ सके, युद्ध में सक्षम है और शाहिद बघेरी पर असरदार है। ये कैरियर सबसे बड़ा रहस्य है। यह एक पूरी तरह से बेकार धातु का टुकड़ा भी हो सकता है जो अपना ज्यादातर समय मरम्मत में ही बिताएगा, या फिर यह एक मूल्यवान कैरियर साबित हो सकता है जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम हो। सच्चाई है कि जब तक हम कार्रवाई न देखें पता नहीं चलेगा। उम्मीद है अमेरिका की सैन्य तैयारियों के कारण हमें ऐसा देखना न पड़े। मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, पता नहीं ऐसा होने के कितने आसार हैं। चीन का टाइप 076 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक सिचुआन, जो जहाज के आधिकारिक नाम से बोलने में आसान है, ने सैन्य तकनीक के क्षेत्र में काफी ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसमें ड्रोन ले जाने की क्षमता है। आप इस पर हमारे हाल ही में प्रकाशित वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने गहराई से जानकारी दी है। लेकिन संक्षेप में कहें तो चीन ने उभयचर हमलापोत की मूल अवधारणा को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करके उसे एक ड्रोन और हेलीकॉप्टर कैरियर में बदल दिया है। हर खाली जगह को ड्रोन हैंगर और वर्कशॉप बनाया गया है। लिफ्ट की रस्सियां कार्बन फाइबर की हैं और लॉन्चिंग सिस्टम मैग्नेटिक है, जो अब तक का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है। यह जहाज उभयचर हमलापोत की जरूरतें पूरी करता है। इसमें 1000 से ज्यादा मरीन सवार हो सकते हैं और लैंडिंग क्राफ्ट तैनात कर सकता है। असल पहचान इसे ड्रोन से मिलती है। उनमें एक है गुइज़हो WZ-7 सोरिंग ड्रैगन, जो हवाई टोही ड्रोन है। कागज पर इसे क्रूज और एंटीशिप मिसाइलों के टारगेटिंग डेटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोरिंग ड्रैगन अधिकांश UAV से बड़ा है, लेकिन इसे लॉन्च किया जा सकता है और चीन के नए असॉल्ट शिप पर लैंड भी कर सकता है। ये बात होंगडू GJ-11 शॉर्ट ड्रोन पर भी लागू होती है, जो एरियल रिकॉन और प्रिसिशन स्ट्राइक ड्रोन है। इसमें 2000 किलो या 4400 पाउंड तक का इंटरनल पेलोड लगाया जा सकता है। यह एक और भारी ड्रोन है जिसे उसके इनोवेटिव मैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम की वजह से सिचुआन के डेक से लॉन्च किया जा सकता है। ये दोनों ड्रोन ऑपरेशन के दौरान ऑनबोर्ड हेलीकॉप्टरों और मरीन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लैंडिंग क्राफ्ट के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य रूप से मिसाइलों के लिए, फॉरवर्ड ऑब्जर्वर और सामान्य तौर पर बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। सिचुआन केवल 3 मौजूदा जहाजों में से एक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे इतने बड़े ड्रोन जहाज के रनवे से उड़ान भर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रोन हेलीकॉप्टरों और मानव चालित विमानों से ज्यादा नाजुक हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स उन पर स्टीम कैटापल्ट्स जितना दबाव नहीं डालते। हर तकनीक के नुकसान भी होते हैं, जैसे ज्यादातर राजनेता और टेक ब्रोज यह ज्यादा बिजली मांगता है और स्थिर वोल्टेज की जरूरत होती है, जो एक साथ हजारों सिस्टम और ऑपरेशन चलाने पर समस्या बन सकती है। चुंबक गीले या नम समुद्र वातावरण में कम प्रभावी होते हैं। मुख्य बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स को ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए और युद्ध के दौरान जहाज को डॉक पर लाना ज्यादातर कमांडर नहीं चाहेंगे। जब यह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट भारी ड्रोन लॉन्च करने का शानदार तरीका है। ईरान से तुलना करें तो साफ है कि कुछ कर दिखाना और केवल दावा करना अलग बातें हैं, जबकि वह काम सिद्धांत में लगभग असंभव है। अब इस बिंदु पर एक पैटर्न उभरना शुरू हो गया है। कोई भी ड्रोन कैरियर केवल ड्रोन के लिए नहीं है। यहां तक कि पुर्तगाली जहाज भी, जो आज जिन सभी कैरियर्स के बारे में हमने बात की है, उनमें सबसे ज्यादा ड्रोन समावेशी है। छोटे हमलावर जहाजों और हेलीकॉप्टरों के लिए जगह दी गई है ताकि आपदा राहत व बचाव कार्य हो सकें, न कि सैकड़ों ड्रोन रखकर उन्हें झुंड में तैनात किया जाए। ड्रोन कैरियर वह जहाज है जिसे ड्रोन के संचालन और समायोजन के लिए बनाया या ईरान के मामले में बदला गया है। लेकिन ये सिर्फ ड्रोन के लिए नहीं होते। और आखिरी जहाज जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो इस श्रेणी में आता है, वो है ब्रिटेन के नए और आने वाले कैरियर वर्ग, यानी यूके के संशोधित ड्रोन कैरियर। रॉयल नेवी की फिलहाल कम से कम इस समय अपनी फ्लीट में ड्रोन के लिए पूरी तरह से नए जहाज बनाने की कोई योजना नहीं है। उसने कुछ समय तक इस विचार पर काम किया और वॉरशिप युग में UXV कॉम्बैटेंट्स डिजाइन किए, जब सब कुछ साइलेंट हिल के पिरामिड हेड जैसा था। लेकिन वो जहाज
कभी बना नहीं। क्वीन एलिजाबेथ क्लास के 2 कैरियर्स को ड्रोन सक्षम बनाने के लिए रेट्रोफिट किया जा रहा है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS क्वीन एलिजाबेथ अत्याधुनिक कैरियर्स हैं, जिन्हें जैसा कि निर्णय लेने वालों ने गौर किया, ड्रोन सक्षम बनाकर और बेहतर किया जा सकता है। प्रोजेक्ट आर्क रॉयल कहलाने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों कैरियर्स को अरेस्टिंग गियर और असिस्टेड लॉन्च उपकरणों से रेट्रोफिट किया जा रहा है, ताकि ड्रोन का टेक ऑफ और लैंडिंग संभव हो सके। लेखन के समय तक काइनेटिक बंशी जेट 80+ और जनरल एटॉमिक्स मोहावे ड्रोन सफलतापूर्वक लॉन्च व रिकवर हो चुके थे। रॉयल नेवी का असली लक्ष्य प्रोजेक्ट विक्सन है। यह प्रोजेक्ट दोनों कैरियर्स के लिए नए ड्रोन बना रहा है और जहाजों की लॉन्च रिकवरी क्षमताएं जांच रहा है। F-35 का उपयोग क्वीन एलिजाबेथ क्लास में एस्टोवियल कॉन्फ़िगरेशन के कारण हुआ। वे अकेले फिक्स्ड विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे जो छोटे रनवे से उड़ान भर सकते थे और बिना अरेस्टिंग गियर के लैंड कर सकते थे। किसी ने गणना कर पता लगाया कि लॉन्चिंग सिस्टम में बदलाव से इस क्लास के दोनों कैरियर्स ज्यादा पेलोड ले सकते हैं। अगर वे सिर्फ ड्रोन के लिए बदलाव करते हैं, क्योंकि ड्रोन F-35 से हल्के हैं, तो प्रोजेक्ट विक्सन का लक्ष्य दोनों क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर्स पर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स लगाना है जैसी चीन ने अपने 2 जहाजों पर लगाई हैं, ताकि ड्रोन लॉन्च हो सकें। एक नया ड्रोन कैरियर्स के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में विकसित हो रहा है, जो 2030 तक मर्लिन HM-2 क्रूज नेस्ट हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। और भले ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम एक फिक्स्ड विंग बिना पायलट वाले विमान की बात कर रहे हैं। टोही के अलावा सिद्धांत रूप में विक्सन का इस्तेमाल निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, स्ट्राइक और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी किया जाना चाहिए। इन भूमिकाओं के लिए अन्य ड्रोन पर भी विचार हो रहा है। रॉयल नेवी ने अपने आदर्श ड्रोन के आकार के लिए बोइंग के MQ-28 घोस्ट बैट का उदाहरण दिया था। हालांकि कोई ठोस डेटा नहीं है। घोस्ट बैट एक ऑस्ट्रेलियाई डिजाइन है जो युद्ध और मानव युक्त लड़ाकू विमानों को समर्थन देने के लिए लॉयल विंगमैन की तरह प्रोग्राम किया गया है। यह दूसरा ड्रोन है जिसने तुर्की बैरक्तार किजलेल्मा के बाद दृश्य सीमा से बाहर लक्ष्य नष्ट किया। अगर नए गुप्त ड्रोन उसी श्रेणी के हैं, तो वे बेहद ताकतवर होंगे। बाकी 2 ड्रोन क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर्स पर टेस्ट किए गए किनेटिक बंसी जेट 80+ और जनरल एटॉमिक्स मोहावे में। मोहावे ज्यादा रोचक है क्योंकि ये क्लोज एयर सपोर्ट ड्रोन भी बन सकता है। मोहावे को मिसाइल, मिनीगन और बम से लैस किया जा सकता है, लेकिन सब एक साथ नहीं लग सकते। अधिकतम टेक ऑफ वजन 7000 पाउंड यानी लगभग 3200 किलो और विंग स्पैन 16 मीटर यानी 52 फीट है। ड्रोन लॉन्च करना चुनौती थी जो दोनों कैरियर्स ने पार कर ली। संभव है कि निकट भविष्य में दोनों क्वीन एलिजाबेथ क्लास डिस्ट्रॉयर्स पर ड्रोन का विविध झुंड दिखे। स्ट्राइक ड्रोन, क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉन, सर्विलेंस और आर्म्ड ओवरवॉच ड्रोन विकास में हैं, जो मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन केपेबल कैरियर्स, कैरियर केपेबल ड्रोन्स और युद्ध पर इसके असर की एक जबरदस्त टास्क फोर्स तैयार करते हैं। इन उदाहरणों को ध्यान से देखने के बाद हम एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ड्रोन कैपेबल कैरियर्स और कैरियर कैपेबल ड्रोन का विकास एक ट्रेंड बनता जा रहा है और संभवतः हम देखेंगे कि और भी देश इस ट्रेंड का अनुसरण करेंगे। हालांकि 3 सवालों के ठोस जवाब चाहिए। ड्रोन कैपेबल कैरियर्स पारंपरिक कैरियर्स से कैसे अलग हैं? कैरियर कैपेबल ड्रोन जमीन से ऑपरेट होने वाले ड्रोन से कैसे अलग है और इसका नौसैनिक युद्ध पर क्या असर होगा? पहले सवाल का जवाब देने के लिए ड्रोन कैपेबल कैरियर्स को पारंपरिक कैरियर्स जितनी जगह की जरूरत नहीं होती। इन सिस्टम्स पर कोई इंसानी मौजूदगी नहीं होती और इसी वजह से इनका डिजाइन छोटा रखा जा सकता है, जिसे स्टोर करना भी आसान होता है। हालांकि इसका सीधे तौर पर सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही वजह है नौसेनाएं ड्रोन को छोटे आकार के जहाजों से लॉन्च करती हैं। इन्हें बहुत लंबी रनवे की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये उतने भारी नहीं होते। ड्रोन वाले कैरियरों को अपने जहाजों पर ड्रोन ऑपरेटरों के लिए ज्यादा जगह देनी होगी। हालांकि अंतिम लक्ष्य ये है कि सभी ड्रोन खुद से उड़ान भरें, ऑपरेशन करें और पूरी तरह से स्वायत्त रूप से लैंड करें। लेकिन ऑपरेटर को किसी भी समय ड्रोन का नियंत्रण संभालने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये मिशन बहुत सटीकता मांगते हैं, जैसे स्ट्राइक या क्लोज एयर सपोर्ट शायद पूरी तरह स्वायत्त नहीं होंगे। ऑपरेशन कमांड सेंटर्स को ड्रोन ऑपरेटरों के लिए जगह बनानी होगी, भौतिक रूप से भी और अपने कमांड फ्रेमवर्क में भी। अंत में ड्रोन मानव चालित विमान की तरह लॉन्च नहीं होते। कुछ ड्रोन को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, कुछ को कैटापल्ट की जरूरत होती है
और यह ड्रोन के प्रकार और रनवे की लंबाई और डिजाइन पर निर्भर करता है। अक्सर एक ही तरीके से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाले कैरियर्स को ड्रोन के लिए बदलाव करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए क्वीन एलिजाबेथ क्लास, इन कैरियर्स को शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स में बदलाव करना होगा, क्योंकि वे अब F-35 को छोड़कर कई नए ड्रोन शामिल करेंगे जो कैटापल्ट और अरेस्टिंग गियर्स की मदद के बिना टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकते। जब बात पारंपरिक और कैरियर क्षमता वाले ड्रोन के अंतर की आती है तो इसका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम अब पहली पीढ़ी के अत्याधुनिक समर्पित कैरियर क्षमता वाले ड्रोन देख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर इस समय केवल परीक्षण के चरण में ही हैं। आजकल ज्यादातर ड्रोन कैरियर से लॉन्च होते हैं, लेकिन वे कैरियर विशिष्ट नहीं होते। चुनौती यह है कि कैरियर क्षमता वाले ड्रोन को छोटे रनवे से उड़ान और लैंडिंग करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका कई तरह के ड्रोन का परीक्षण कर रहा है और उन्हें अलग अलग जहाजों से लॉन्च कर देख रहा है कि कौन सा ड्रोन किस जहाज के साथ बेहतर काम करता है। दिसंबर 2025 में लुकास OAME कामिकाजे ड्रोन पहली बार USS सांता बारबरा, एक लिटोरल कॉम्बैट शिप के फ्लाइट डेक से लॉन्च हुआ। अपने आकार, प्रणोदन प्रणाली और आसान लॉन्च विधि के कारण लुकास को सिद्धांत रूप में एक बहुत छोटे जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब असली मेहनत कैरियर्स कर रहे हैं। जहाज पर ड्रोन फिट करने के लिए बदलाव भी उन्हें ही करने होंगे, ड्रोन को नहीं। और आखिरकार इसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? खैर, ये कुछ लोगों को जल्दी ट्रिगर दबाने वाला बना सकता है। चूंकि ड्रोन कुछ परिस्थितियों में मानव चालित विमानों की जगह लेने में सक्षम है, इसलिए यह संभव है कि कुछ सैन्य बलों के कमांडर हमला करने का आदेश देने से पहले ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। अगर आप ड्रोन गिरा दें तो जान नहीं जाती। शायद 2022 में बड़े पैमाने पर मानव रहित बल दिख रहा है। टेल हुक एसोसिएशन संगोष्ठी में सैन्य अधिकारियों ने कहा कि 2045 तक अमेरिकी नौसेना का लक्ष्य 60% कैरियर एयरविंग को मानव रहित बनाना है। ये मानव ड्रोन साझेदारी हो सकती है, जैसे लॉयल विंगमैन प्रोग्राम में, जबकि कैरियर ग्रुप्स और भी दूर आमने सामने हो सकते हैं। अब से लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के डर के कारण यह संभावना नहीं है कि ड्रोन कभी भी पूरी तरह से मानव चालित विमानों की जगह ले पाएंगे। लेकिन अगर वही मिशन एक स्वायत्त विमान द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो आप एक पायलट की जान जोखिम में क्यों डालेंगे? ठीक उसी तरह ड्रोन कभी भी हेलीकॉप्टर या लैंडिंग यूनिट्स को उभयचर हमला जहाजों से पूरी तरह नहीं हटा पाएंगे। कुछ कार्यों के लिए मानव पायलट की सटीकता और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए जमीन पर सैनिक जरूरी हैं। इस मामले में ड्रोन सैनिकों की जगह नहीं लेंगे, लेकिन रोजमर्रा का हिस्सा बनेंगे। मरीन इन्फेंट्री के साथ भी टोही और क्लोज एयर सपोर्ट के लिए ड्रोन पर निर्भरता बढ़ेगी और टोही अब पहले से ज्यादा आसान होगी। इंटेलिजेंस और निगरानी के साथ साथ खासकर तुर्की जैसे देशों के लिए, जिनके पास ड्रोन की लगभग अनंत आपूर्ति है, हम ये भी देखेंगे कि मदरशिप का विचार अब एविएशन में भी फैलने लगेगा। एयरबस ने ड्रोन के लिए एयर कैरियर विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जो ऊपर से छोटे ड्रोन तैनात करेगा। अगर ये विचार सिर्फ कागजों तक सीमित न रहकर हकीकत बन जाता है, तो ये ड्रोन डिलीवरी का एक और तरीका होगा। और आखिरी मगर अहम बात, ड्रोन कैरियर्स के बढ़ने से और ज्यादा नुकसान और ज्यादा हताहत हो सकते हैं। ड्रोन बनाना सस्ता है, इन्हें चलाना आसान है और ये मारने और तबाही मचाने में भी उतने ही आसान है। किसी कैरियर के लिए 2 दर्जन सुसाइड ड्रोन लॉन्च करना स्ट्राइक मिशन के लिए 2 F-35 विमानों को भेजने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम शायद युद्ध का अभूतपूर्व दौर देखेंगे। धन्यवाद।